रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस डेविल किंग एपिसोड 12। वो इस समय पूरी 5 साल की बच्ची बन चुकी थी, जिसे चॉकलेट मिलने के बाद सब कुछ भूल गई है, और खाने का तो उसकी पूरी तरह से मैनर्स की धज्जियां उड़ा दी थी उसने। वही सत्या कुछ नहीं कहता, वो बस कियारा को देखा है, जो बहुत ही बैडेंग तरीके से चॉकलेट खा रही थी। उसे देखकर वो बस मुस्कुरा देता है। इस समय उसे कियारा को देखकर बिल्कुल भी घिन नहीं आ रही थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। जो सत्या हर एक चीज को परफेक्ट और साफ सुथरा पसंद करता है, वो आज कियारा को इतनी गंदी तरह से खाते हुए देखकर मुस्कुराए जा रहा था। कियारा ऐसे ही अपना चॉकलेट खा रही थी, वही सत्या कियारा को देख रहा था। वो उसके होठों को कोनों में लगी हुई चॉकलेट को देखा है, जिसे देखकर उसका गला उसे सूखता हुआ महसूस होता है। वो बिना देर किया उसकी चिन को पकड़ लेता है, जिससे कियारा का ध्यान अपने चॉकलेट से हटकर उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही सत्या बिना देर किया उसकी चिन को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है, और उसके होठों के कोने में लगी हुई चॉकलेट को अपनी टंग को निकलकर लिक करने लगता है, जिससे कियारा अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तो सत्या बिना देर किए उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे पैशनेट के साथ किस करने लगता है, जिससे कियारा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके हाथों से चॉकलेट लगभग गिरने ही वाली थी। सत्या उसे चॉकलेट को उसके हाथों से लेकर उसे टेबल पर रखकर खुद उसे सोफे पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है बिना किस ब्रेक किया। वहीं कियारा पहले तो हैरान हो जाती है, पर बाद में उसे भी किस पसंद आने लगती है। वो भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को हंग्री होकर किस करने लगते हैं। करीब 15 मिनट के बाद सत्या उससे दूर हो जाता है और उसके गर्दन पर अपने होठों को रख देता है, जिससे कियारा अपनी आंखें बंद करके उसके बालों को सहलाने लगती है। इस समय उसका पूरा माइंड डाइवर्ट हो चुका था। सत्या की किस की वजह से वो बस अपनी आंखें बंद किया उसकी किसी को एंजॉय करने लगते हैं। करीब 10 मिनट के बाद सत्या उसे अलग हो जाता है, जिससे कियारा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तो सत्या अपनी जगह से खड़ा होकर कियारा की तरफ देखकर, मैं नीचे हॉल में हूं, तुम आ जाना और कपड़े चेंज कर देना, कहते हुए वो उसे ऊपर से नीचे तक देखा है, फिर मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही उसके ऐसे देखने से कियारा को कुछ समझ नहीं आता है। वो जैसे ही खुद को देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने जो शर्ट पहना हुआ था उससे उसका क्लोजेट साफ साफ दिख रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा शर्माने लगते हैं। वो अपने गालों को सहलाकर खुद से ही, कियारा तुझे हो क्या जा रहा है? सच में तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस इंसान ने मुझे पागल ही बना दिया है। चलो जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। कहते कहते वो खुद को शांत करने लगती है और जल्दी से कपड़े चेंज करके वो मिरर के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ी होते हैं तो उसका चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो चुका था, जिसे देखकर वो अपने गालों को सहलाने लगती है। वो हल्का हल्का अपने गालों पर फाउंडेशन लगती है और गर्दन पर भी फाउंडेशन लगा देती है कि गर्दन पर सत्या ने किस जो किया हुआ है, और जिससे वो बहुत ही ज्यादा गहरा लग रहा है। वो जल्दी से खुद को मिरर में देखने के बाद गहरी सांस लेकर कमरे के बाहर आ जाती है। कमरे के बाहर जैसे ही वह आती है तो वह चारों तरफ देखते हैं। सत्या उसे नजर नहीं आता है, जिससे वो अपना सर हिलाकर नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। वो जब सीढ़ियों से नीचे हॉल में आती है तो उसे हाल में कोई नहीं दिखता। उसे समझने में देर नहीं लगती कि सभी डाइनिंग टेबल पर है, तो बहुत डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही सभी मौजूद थे। कियारा चेरी को पीछे से गले लगाकर उसके साइड में जाकर बैठ जाती है। वही सत्या कियारा की तरफ देख रहा था, जो चेरी से कुछ बातें कर रही थी। तभी संजय सत्या की तरफ देखकर, सुना है तपिश रंधावा ने पार्टी में हम सभी को बुलाया है और इनविटेशन कार्ड तुम्हें मिला है। संजय की बात पर सत्या की नज़र कियारा से हटकर अपने ब्रेकफास्ट पर चली जाती है। वो वैसे ही ब्रेकफास्ट को देखते हुए अपनी रूड आवाज में, इसमें नया क्या है, इनविटेशन कार्ड आते हैं जाते हैं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता इस पर, कहते हुए वो बिना किसी इमोशन के साथ अपने हाथों में पड़े हुए चम्मच को अपने होठों की तरफ ले जाता है। तो संजय एक गहरी सांस लेकर जयवंत की तरफ देखकर, पापा तपेश रंधावा एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अगर उसके साथ हमने एक प्रोजेक्ट पर कलेक्ट किया फिर से मीडिया में और भी ज्यादा राणा इंटरप्राइजेस का नाम आ जाएगा, कहते हुए वो सत्या की तरफ देखने लगता है। वही संजय की बात सुनकर चेरी कियारा देखने लगती है, तो कियारा उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा कर देती है
जिसे समझकर चेरी अपना सर झुकाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जयवंत संजय की बात सुनकर एक नज़र सत्या की तरफ देखा है, जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, फिर अंश की तरफ देखकर पता लगाओ कि आखिर ये तपिश रंधावा के कनेक्शन किसके साथ है। अगर उसके कोई स्कैंडल नहीं है तो हम उसके साथ प्रोजेक्ट को लाइक करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं नहीं चाहता जो अभी हुआ वो फिर से हो। पहले ही 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और अगर नुकसान हो गया तो मैं इस कंपनी को प्रिंस के नाम कर दूंगा। कहते हुए जयवंत प्रिंस की तरफ देखा है, जो हैरानी से जयवंत की तरफ देख रहा था। जयवंत प्रिंस की तरफ देखकर, क्या हुआ, तुम क्यों इतनी हैरान हो गए, क्या तुम्हें ये कंपनी नहीं चाहिए? प्रिंस जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए बड़े ही आराम के साथ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, नहीं दादाजी, मुझे इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी पहले से ही लंबी रेस में बहुत सारे घोड़े हैं, उसमें मुझे शामिल करने की सोचना भी मत। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। कहते हुए वो गोविंदा संजय की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हुए एक नज़र चेरी को देखकर वहां से चला जाता है। जयवंत प्रिंस की बात सुनकर गोविंदा की तरफ देखकर, मुझे लगता नहीं है तुम्हारा खून है, सच में बहुत अलग है। जहां तुम हो इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करना चाहते हैं, वही तुम्हारा बेटा है, जैसे इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। हैरानी वाली बात है, कभी कभी प्रिंस मुझे सत्य की तरह दिखता है। दोनों भाई मुझे सगे दिखने लगे हैं गोविंद। कहते हुए वो मुस्कुराकर वहां से उठकर चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर गोविंद पवित्र की तरफ देखा है, जिसे अपना सर नीचे झुका लिया था। उसे प्रिंस की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही सत्या बिना कुछ बोले कियारा की तरफ देखकर वहां से चला जाता है। वही कियारा को ऐसे बैठे हुए देखकर गायत्री हैरानी के साथ, बेटा इस तुम्हारा कॉलेज नहीं है क्या? कियारा इस पर अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं दादी, आज प्रेशर पार्टी है ना, तो 7 बजे पार्टी है। ये सुनकर गायत्री हैरानी भरी आवाज में, तो तुम 7 बजे कॉलेज की पार्टी में जाओगी? मुझे नहीं लगता कि सत्या तुम्हें इसकी परमिशन देगा। कियारा इस पर अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं, उन्होंने तो परमिशन दे दी है। पवित्र हैरानी भरी आवाज में, बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हें परमिशन देगा। चलो, किसी को तो अपना मानता है और किसी की परवाह तो करता है, नहीं तो मुझे लगा था सत्या दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता। कहते हुए वो पोहे खाने लगते हैं। वही उसकी इस बात को सुनकर कियारा को पहले तो गुस्सा आ जाता है। वो इतना तो जानती है कि पवित्र कुछ अच्छी तो है नहीं, इसी वजह से वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिया। ऐसी बात नहीं है, वो हर किसी की परवाह करते हैं, बस परवाह करने के लायक भी तो होना चाहिए कोई। कहते कहते वो मुस्कुराकर चेरी की तरफ देखकर उसके बालों को सहलाते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर गंगा जी मुस्कुराने लगती है, तो मान्यता अपनाकर हिलाते हुए, लगता है नई बहू यहाँ के तो तरीके सीखने लगे हैं माँ। सत्या ने बिल्कुल अपनी तरह लाई है, मुझे नहीं लगता कि इससे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों, सही कहा ना दीदी? कहते कहते वो पवित्र की तरफ देखने लगती है, जिससे पवित्र कुछ भी नहीं रहती है, वो बस अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती हूँ। तो गंगा की मान्यता की तरफ देखकर, क्या लगता है कियारा इस घर में खोई हुई खुशी को वापस ला सकती है भी? मान्यता उदासी भरी आवाज में, पता नहीं, भगवान करे वह खुशी लाए, जिस खुशी के लिए ये घर तरस हुआ है। वैसे भी यहाँ 4 दीवारी में कोई अपना लगता ही नहीं है, हर कोई सिर्फ काम, दुश्मनी, नफरत इसमें ही छुपा हुआ है। कहते कहते उदास हो जाते हैं, तो गंगा जी उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए, वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा जब सबकी आंखों से लालच का पटी निकल जाएगा। अब आप ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना 7 दिन के बाद क्या है? उसकी तैयारी भी हमें करनी होगी। वो चाहे इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी यादें आज भी घर में है। पवित्र इस पर अपना कर हिलाते हुए, जी माँ, मैं सारी तारीख कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। कहते कहते वो अपना सर हिला देती है। गंगा भी उसकी बात पर उसके बालों को सहलाकर वहां से चली जाती है। तो मान्यता वहीं पर बैठे खुद से ही, पता नहीं इस घर में कब खुशी आएगी, दिखाते तो हर कोई है पर उनकी आंखों में अपनापन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। काश वो दिन आ जाए जब सबकी आंखों में मुझे खुशी और अपनापन नजर आए। इस जन्म में मुझे यह मिलेगा या नहीं, ये तो नहीं पता, पर दर्द पूरी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, यह मैं कह सकती हूँ। वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा जब सबकी आंखों से लालच का पटी निकल जाएगा। अब आप ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना 7 दिन के बाद क्या है? उसकी तैयारी भी हमें करनी होगी। वो चाहे इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी यादें आज भी घर में है। पवित्र इस पर अपना कर हिलाते हुए, जी माँ, मैं सारी तारीख कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। कहते कहते वो अपना सर हिला देती है।
गंगा भी उसकी बात पर उसके बालों को सहलाकर वहां से चली जाती है। तो मान्यता वहीं पर बैठे खुद से ही पता नहीं इस घर में कब खुशी आएगी दिखाते तो हर कोई है, पर उनकी आंखों में अपनापन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। काश वो दिन आ जाए जब सबकी आंखों में मुझे खुशी और अपनापन नजर आए। इस जन्म में मुझे यह मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर दर्द पूरी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, यह मैं कह सकती हूँ। कहते कहते वो अपने चेहरे पर की उदासी को वहीं पर रखे एक गहरी सांस लेकर वहां से हॉल की तरफ चली जाती है। वही कियारा सोफे पर बैठे हुए दिखती है, जिसे देखकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वही कियारा जो किसी गहरी सोच में थी। जब वह अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है तो अपनी गर्दन से देखते हैं, सामने मान्यता को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही मान्यता उसके बालों को सहलाते हुए, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर बैठी हुई ही? मान्यता की बात पर कियारा अपना सरना में हिलाते हुए, बस ऐसे ही बैठी हुई थी, यह काम पर चले गए थे ना, बस यहीं पर बैठ गई। कियारा की बात पर मान्यता मुस्कुराते हुए, मुझे तो लगा कुछ और ही है। वैसे आज तुम घर पर हो तो चलो हम कुछ बातें कर लेते हैं, तुम्हारा भी दिन चला जाएगा और मेरा भी दिन चला जाएगा। कियारा इस पर अपना सर हिला देती है और मान्यता के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेरी प्रिंस की बाइक पर बैठे हुए थी। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अंश की बातें और उसके जो निशान थे उसके बारे में चल रहा था, इसी वजह से उसने प्रिंस से भी कोई ज्यादा बात नहीं की थी। वहीं प्रिंस जब चेहरे को उसके स्कूल तक छोड़ता है तो चेरी उसके बाइक से उतर जाती है, तो प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे चेहरे अपने ख्यालों से बाहर आकर प्रिंस की तरफ देखती है। वहीं प्रिंस चेरी को गौर से देखते हुए, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान दिख रही हो बर्ड? वैसे कल रात तुम कहाँ चली गई थी? जब मैंने देखा तो तुम मुझे दिखे ही नहीं। प्रिंस के सवाल को सुनकर चेहरे एक पल के लिए हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी प्रिंस ये सवाल भी करेगा उसे, पर वह उसका जवाब देते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, कुछ नहीं, बस मुझे प्यास लगी थी, वही पानी पीने गई थी। प्रिंस पर अपना सर हिला देता है। वह उसके बालों को सहलाते हुए, अच्छे से स्टडी करना। अगर कोई तुम्हें तंग करे या तुमसे बातें करने की कोशिश करे या कुछ जानने की भी कोशिश करे तो मुझे जरूर बताना। कहते हुए नीचे झुककर प्रिंस के होठों पर हल्के से किस करके उससे अलग हो जाता है। वही ये देखकर चेरी हैरान हो जाती है। वह चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं था, जिससे वह गहरी सांस लेती है। वही प्रिंस वहां से मुस्कुराहट कर चला जाता है। प्रिंस को जाते हुए देखकर चेरी अपने मन में, सच में इस शख्स ने मुझे पागल कर दिया है। अब मुझे जितना हो सके उतना जल्दी से दूर होने की कोशिश करनी शुरू करना चाहिए। वैसे भी कल रात से यह इतना डरावना है और इसकी बातें है भगवान, अब बस जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊं। उससे पहले मुझे डोरेमोन के साथ जो हो रहा है उसके बारे में ढूंढना होगा, आखिर किसने कल डोरेमोन की हालत कर दी थी। सोचते सोचते वो स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। वो स्कूल की तरफ बढ़ ही रही थी कि तब उसके सामने बाइक अचानक से रुक जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है। वो अभी जो भी हुआ उसे पर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसका पूरा दिमाग ब्लैक हो गया था। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने जमीन को देखने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी जमीन पर गिरी हुई है। तभी वहां खड़े लोगों की आवाज से चेरी अपनी सेंस में आ जाती है। उसका दिमाग अब जाकर कहीं काम करने लगता है। वो जल्दी से खड़े होने की कोशिश करती है, पर हाथ में हल्की सी लगने की वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल जाती है। तभी बाइक जो चल रहा था वो शख्स बाइक से उतर जाता है और जैसे ही वो अपना हेलमेट निकलता है तो चेरी उसकी तरफ देखने लगती है। वो उसके हेलमेट निकालने के बाद उसे शख्स का चेहरा देखकर कुछ याद करने लगते हैं। वो याद करती है कि इस लड़के को उसने देखा था तो वही सामने और कोई नहीं वैराग्य है। वैराग्य चेरी को खुद को ऐसे गौर से देखते हुए देख वकर अपनी गर्दन तिरछी करके मुस्कुराते हुए, लगता है जानबूझकर लोगों की बाइक के सामने आ जाना और फिर उनके सामने एक मासूम सी लड़की बनने का नाटक करना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। कहते हुए वो मुस्कुरा देता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर चचेरी हैरान हो जाती है। वो अपनी आंखें पहले तो हैरान से बड़ी बड़ी कर लेती है, फिर जैसे तैसे करके अपनी जगह पर खड़ी होकर वह वहीं वैराग्य के सामने आकर उसे आंखें दिखाते हुए, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम रॉन्ग साइड से आए हो। मैं तो सही से आ रही थी, पर तुम ही रोड को छोड़कर चलने वाले रास्ते पर अपनी बाइक चला रहे हो और कह रहे हो मुझे, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में जो ऐसी घटिया बातें मेरे सामने कर रहे हो?
कहते हुए वो गुस्से में उसे पर भड़कने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर वैराग्य अपने चेहरे पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। लगता है आंखों के साथ तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद हो गया है। मैं तो सही जगह से बाइक चला रहा था, पर तुम चलने के रास्ते को छोड़कर रास्ते पर आ गई हूँ। जरा खुद चारों तरफ देखोगे तो बहुत अच्छा होगा। कहते रहते उसके चेहरे पर एक घमंडी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसकी बात को सुनकर चचेरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह चारों तरफ देखती है तो सच में वह चलने वाले रास्ते को छोड़कर रोड के साइड में आ चुकी थी, और इस साइड बाइक बहुत तेजी से आती है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह सोने के चक्कर में कहाँ चले जा रही है, जिसे देखकर चेरी अपने चेहरे पर गिल्ट भरे एक्सप्रेशन लिए, मेरा ध्यान नहीं था, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, सॉरी गलती मेरी थी। तभी वहां पर आंसू आ जाती है। वो चेरी को देखकर उसके पास बढ़ाते हुए, चेरी क्या हुआ है तुम्हें, और तुम्हारे हाथ से खून क्यों आ रहा है? चल मेरे साथ, पहले मैं हाथ मेरे कितना जरा खून बड़ा है, हमें मेडिकल रूम जाना होगा। कहते कहते वो परेशान होकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो वही चेरी अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ में गहरी चोट लगी हुई थी। यह वैराग्य भी देख रहा था। वो बिना कुछ पहले ज्यादा बहस ना करके सीधा बाइक पर बैठ जाता है और चेरी के साइड से कट मारकर चला जाता है। वही आशु चेरी की तरफ देखकर, क्या हुआ चेरी, तो इतना गुस्से में क्यों लग रही थी, और तेरे हाथ में ये चोट और फिर को वैराग्य? चेरी एक गहरी सांस लेकर, ये सब तुझ में बाद में बता देता हूँ, पहले मेरे साथ जल्दी से स्कूल चल, पहले से ही देर हो चुकी है, और देर हो जाएगी तो टीचर छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। ये सुनकर आशु अपना सर हिला देती है और उसे स्कूल की तरफ ले जाते हुए, पर पहले हम मेडिकल रूम चले जाएंगे और फिर क्लासरूम, तेरा हाथ देख कितनी गहरी चोट लगी है। चेरी इस पर अपना सर हिला देती है पर कुछ कहती नहीं है। दोनों ही कुछ वक्त बाद मेडिकल रूम से बाहर आ जाते हैं और क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। 5 मिनट से ऊपर हो चुके थे क्लासरूम को स्टार्ट हुए। जब वो दोनों क्लासरूम में इंटर करते हैं तो टीचर उन दोनों को देखते हैं। तो चेरी अपना हाथ दिखाते हुए, सर रास्ते में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से लेट हो गया। टीचर परेशानी भरी आवाज में, बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए था ना, तुम्हारे हाथ में ज्यादा लगी है क्या? क्या मैं तुम्हारी बहन को कॉल करूं? चेरी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने भी गहरी चोट नहीं लगी है मुझे, बस हाथ नहीं थोड़ा सा ही लगा है। टीचर अपना सर हिलाते हुए, ठीक है, पर अगर ज्यादा चोट हो तो मुझे बताना जरूर, जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठो। चेरी अपना सर हिला देती है और जैसे ही अंदर आती है तो उसकी नजर लास्ट में बैठे वैराग्य पर चली जाती है, जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर वो पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वही चेरी का ऐसा वैराग्य को इग्नोर करते हुए देखकर पीयूष वैराग्य के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ भाई, तो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, और ये तुझे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या कुछ चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? पीयूष की बात सुनकर वैराग्य बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, तो सामने ध्यान देना कहते हुए अपना सर बेंच पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वही वैराग्य को ऐसे करते हुए देखकर पीयूष प्रियांश की तरफ देखा है, जो उसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपना सर हिला देते हैं और फिर सामने टीचर की तरफ देखते हैं जो पढ़ा रहे थे। तभी क्लास में पेपर्स जो हुए थे उन्हें एक स्टूडेंट देने लगता है। टीचर चेहरे की तरफ देख सीकर, इस बार भी तुमने अपने ग्रेड बढ़ा दिए चेरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। चेरी अपना सर हिला देती है और जैसे ही अंदर आती है तो उसकी नजर लास्ट में बैठे वैराग्य पर चली जाती है, जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर वो पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वही चेरी का ऐसा वैराग्य को इग्नोर करते हुए देखकर पीयूष वैराग्य के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ भाई, तो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, और ये तुझे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या कुछ चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? पीयूष की बात सुनकर वैराग्य बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, तो सामने ध्यान देना कहते हुए अपना सर बेंच पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वही वैराग्य को ऐसे करते हुए देखकर पीयूष प्रियांश की तरफ देखा है, जो उसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपना सर हिला देते हैं और फिर सामने टीचर की तरफ देखते हैं जो पढ़ा रहे थे। तभी क्लास में पेपर्स जो हुए थे उन्हें एक स्टूडेंट देने लगता है। टीचर चेहरे की तरफ देख सीकर, इस बार भी तुमने अपने ग्रेड बढ़ा दिए चेरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहते हुए टीचर सभी की तरफ देखकर, चेरी के लिए क्लैप होनी चाहिए, उसने 100 में से 98 निकले हैं। कहते रहते हो सभी की तरफ देखने लगता है। सभी क्लैपिंग करने लगते हैं।
वही सभी को क्लिपिंग करते हुए देखकर प्रियांश वैराग्य और पीयूष की तरफ देखकर लगता है ये क्लास के टॉपर है, 100 में से 98 आए हैं, फिर भी इसके चेहरे पर देखो कितनी उदासी देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे 40 आए हैं, फिर भी मेरे चेहरे की खुशी देखो, इसे बहुत ज्यादा है। कहते हुए वो वैराग्य की तरफ देखकर, भाई तुझे कितने आए ये तो बता। वैराग्य पेपर को फोल्ड करते हुए अपनी जेब में डालकर, तुझे इससे क्या है, तेरा आयना बस हो गया। वैराग्य की बात को सुनकर प्रियांश मुंह बनाते हुए, ऐसे क्यों बात कर रहा है, जैसे तुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम स्टडी में हम दोनों से भी बढ़कर हैं। अब सच सच बता कितने आए हैं। वो तीनों बात ही कर रहे थे, तभी टीचर वैराग्य का नाम लेता है, जिससे वैराग्य अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तो टीचर वैराग्य की तरफ देखकर, वैराग्य और चेरी दोनों ही क्लास खत्म होने के बाद मुझे क्लासरूम में मिलो, कहते हुए टीचर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वही चेरी अपना नाम सुनकर पीछे वैराग्य की तरफ देखते हैं, जो उसी को ही देख रहा था। तभी आंसू उसके कंधे पर हाथ रखकर, चेरी क्या हुआ है, टीचर ने तेरा नाम क्यों लिया। चेरी ना समझे मैं अपना सर हिलाते हुए, मुझे खुद कुछ इस बारे में पता नहीं है, अब तो टीचर रूम में जाने के बाद ही पता चलेगा। क्लास खत्म हो जाती है। टीचर वैराग्य और चेरी की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हुए उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा कर देते हैं, जिससे वो दोनों अपनी जगह से खड़े होकर वहां से चले जाते हैं। चेरी टीचर रूम की तरफ बढ़ रही थी, उसके चेहरे पर डर था। तो वही वैराग्य अपने पेन के पॉकेट में दोनों हाथ डाले बड़े आराम के साथ चल रहा था। ये देखकर चेरी अपनी आंखें छोटे छोटे करके, क्या तुमने सर को कुछ बोला है मेरे बारे में। वैराग्य चेरी के ऐसे अचानक से सवाल को सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर, क्या मेरे माथे पर तुम्हें बेवकूफ लग रहा है। वैसे भी वैराग्य के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे जैसे लड़की पर वो वेस्ट करे, तो बेहतर यही है कि तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। चेरी उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुंह बनाते हुए, सच में करेले हो करेले, और जुबान तो तुम्हारी क्या ही कहूं, इतनी कड़वी है कि मुझे 100% लगता है जब तुम पैदा हुए होंगे ना तब भी तुम्हें करेले का जूस पिलाया होगा, तभी तो इतनी जबान कड़वी है। अच्छे से बात करना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पर मैं परेशान हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझे डराने के लिए। कहते हुए वो गुस्से में उसे पूरी तरह से इग्नोर करके टीचर रूम में चले जाते हैं। जब वो टीचर में आती है तो एक गहरी सांस लेकर सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करके अंदर चली जाती है। वही टीचर जब चेरी को देखते हैं तो उसे बैठने का इशारा कर देते हैं, तो वह बैठ जाती है। वही वैराग्य को भी बैठने का इशारा कर देते हैं। टीचर वैराग्य की तरफ देखकर, तुमने अपने मार्क्स तो देखे होंगे, और तुम्हारे पापा का कॉल भी आया था, वो चाहते हैं तुम्हारे ग्रेड बढ़े, इसी वजह से मैंने सोचा है तुम्हें आज से चेरी पड़ेगी, मैथ्स के सारे क्लास तुम चेरी के साथ लोगे। ये सुनते ही चेरी हैरान से वैराग्य की तरफ देखती है, तो वैराग्य अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, टीचर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। टीचर इस पर उसकी तरफ देखते हुए, इसी वजह से तुम्हें मैथ्स में 0 आए हैं, और तुम्हारे पापा का ही ऑर्डर है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम घर जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं, पर अभी तुम्हें चेरी ही मैथ्स सिखाएगा। अगर तुम्हें उसके साथ नहीं सीखना है तो तुम्हें नाइट में एक्स्ट्रा क्लास मेरे साथ लेनी होगी। टीचर की बात सुनकर वैराग्य कुछ नहीं कहता, तो वही चेरी हैरानी से वैराग्य को देखते हैं। उसने सोचा नहीं था कि वैराग्य को 0 आ जाएंगे। वहीं टीचर चेरी की तरफ देखकर, चेरी मुझे पता है ये तुम्हारा काम नहीं है, पर क्या तुम अपने टीचर की मदद कर सकती हो वैराग्य को सीखने में। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तब तुम उसे सिखा देना, नेक्स्ट एग्जाम तक उसके अच्छे ग्रेड आने चाहिए। चेरी इस पर अपना सर हिला देती है। वही टीचर उन दोनों को नेक्स्ट क्लास में अटेंड करने को कह देते हैं, जिससे वो दोनों ही चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, वैसे ही चेरी जोर से हंसने लगते हैं। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर वैराग्य अपनी आंखें छोटी छोटी करके, ऐसे डायन की तरह मत हंसा करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सुनकर चेहरे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुमने डायन किसे कहा मिस्टर वैराग्य, पहले खुद के मार्क्स तो देखो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मैथ्स में इतनी ज्यादा कच्चे हो। माना मैथ्स तुम्हें आती नहीं है, पर 100 में से 10 तो निकाल सकते हो। मानना पड़ेगा आज पता चला कि कॉलेज का सबसे गैंगस्टर बॉय को मैथ्स ही नहीं आता है। तुम्हें बस एक ही काम आता होगा, लोगों को डराना धमकाना, उसके सिवा तो कुछ आता ही नहीं होगा। अगर डरना धमकाने से टाइम मिले तो कभी स्टडी किया होता ना, तो जरूर अच्छे मार्क्स निकलती तुम। कहते कहते वो हंसने लगती है, तो वैराग्य उसे देखते हुए,
तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस खुद पर तो चलो, जो सर ने क्वेश्चन तुम नहीं थी तब सिखाया था वो क्वेश्चन मुझे तुम सिखा कर दिखाओ। चेरी इस पर अपना सर हिला देती है। वो उसकी तरफ देखकर, जरूर लंच ब्रेक में मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दिखा दूंगी, मुझे बता देना, वैसे भी मुझे हर एक क्वेश्चन आता है। कहते हुए वो कुछ सोचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, अब से मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ, तो मुझे तुम टीचर कहोगे और तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे रिस्पेक्ट करना स्टूडेंट। कहते हुए वो उसे एक आंख मार के वहां से चली जाती है। वही उसकी बात को सुनकर वैराग्य अपने कंधे को देखा है, जहां पर अभी अभी चेरी ने अपने हाथ रखा था। फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। उन दोनों के आने के बाद सभी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। वैराग्य अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, तो वही चेरी अपनी सीट पर बैठ जाती है। चेरी आशु को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वह हैरान हो जाती है और पीछे वैराग्य की तरफ देखती है, जो उसे ही अपनी आंखें छोटी छोटी करके देख रहा था। जिसे देख सीकर वो जल्दी से सामने देखने लगते हैं। तब तक टीचर भी आ जाते हैं और लेक्चर शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआर इंटरप्राइजेज में सत्या अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस समय उसने अपनी आंखें बंद रखी थी और हाथों में एक पेन था, जिसे वह गोल गोल घूम रहा था। तभी वहां पर आ जाता है गिरीश। गिरीश सत्य के सामने अपना सर झुका है। उसके सामने दो फाइल आगे करके बाबल की कंपनी के कोई नए शेयर होल्डर बन रहे हैं, यह उसकी डिटेल से है। और तपिश रंधावा एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट भी करने वाला है, और यह प्रोजेक्ट शायद से संजय राणा के साथ वह करने वाला है। ये सुनकर सत्या तिरछी मुस्कुराहट लिए लगा ही था, मुझे अब समझ में आ गया, नजर रखो उसे पर, और उसके हर एक प्रोजेक्ट राणा इंटरप्राइजेज में नहीं आने चाहिए, चाहे वो एसआर में हो या राणा एंटरप्राइजेज। उसका कलैप राणा के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहते कहते हुए शांत हो जाता है। उसकी बात पर गिरीश कुछ सोचते हुए, बॉस अपने कहा था, वैसे मैंने रंधावा फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, पर कुछ पता नहीं लग रहा है। रंधावा फैमिली हमेशा ही अपने मिस्टीरियस लाइफ के लिए फेमस है। उनके फैमिली में कितने लोग हैं ये तक अभी तक कोई नहीं जानता है। यहां तक कि तपिश रंधावा का बड़ा भाई, उसके भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहे हैं। सत्या कुछ सोचते हुए, तो पता लगाओ, उसकी डिटेल निकालो कि तपिश रंधावा इतना बड़ा भाई आखिर कहाँ गया है। कोई तो रिकॉर्ड होगा उसका। इंसान जितनी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, उसने ही वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ना है। अगर एक बार वो छोटा सा भी धागा हमारे हाथ में आ गया तो पूरी पतंग हमारे हाथ में आ जाएगी। ये सुनकर गिरीश अपना सर हिला देता है। वो कुछ सोचते हुए सत्या की तरफ देखकर, हमने अपने जितने भी सोर्सेस थे उन सभी को बाबुल की कंपनी में जॉब के लिए छोड़ दिया है, और उनसे पता लगा है कि तपिश रंधावा ने जो अपने नाम शेयर्स किए हैं वह भी लीगली वो पूरी तरह से उसके नाम नहीं हुए हैं। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रहे हैं। उसने मीडिया के सामने ये बता दिया है कि अरविंद राठौर की फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से यह सारे शहर उसने अपने नाम कर दिए हैं, और कुछ लोन के भी पेपर्स अरविंद राठौर के नाम के करके उसने उसे शेयर्स को उसे लोन की पेनल्टी का कहकर अपने नाम कर दिया है। सत्या कुछ सोचते हुए, इसी वजह से वो इतना पावरफुल बनता जा रहा है। पर एक बात नहीं समझ आ रही है कि अगर इतने सारे शेयर्स उसके नाम होने के बावजूद भी वो पूरी बाबल कंपनी को टेक ओवर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली का लीडर तपिश रंधावा है, तो अब तक उसने रंधावा इंटरप्राइजेज को क्यों नहीं टेक ओवर किया है। वो कुछ सोचते हुए सत्या की तरफ देखकर, हमने अपने जितने भी सोर्सेस थे उन सभी को बाबुल की कंपनी में जॉब के लिए छोड़ दिया है, और उनसे पता लगा है कि तपिश रंधावा ने जो अपने नाम शेयर्स किए हैं वह भी लीगली वो पूरी तरह से उसके नाम नहीं हुए हैं। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रहे हैं। उसने मीडिया के सामने ये बता दिया है कि अरविंद राठौर की फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से यह सारे शहर उसने अपने नाम कर दिए हैं, और कुछ लोन के भी पेपर्स अरविंद राठौर के नाम के करके उसने उसे शेयर्स को उसे लोन की पेनल्टी का कहकर अपने नाम कर दिया है। सत्या कुछ सोचते हुए, इसी वजह से वो इतना पावरफुल बनता जा रहा है। पर एक बात नहीं समझ आ रही है कि अगर इतने सारे शेयर्स उसके नाम होने के बावजूद भी वो पूरी बाबल कंपनी को टेक ओवर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली का लीडर तपिश रंधावा है, तो अब तक उसने रंधावा इंटरप्राइजेज को क्यों नहीं टेक ओवर किया है। कहते कहते वो गिरीश की तरफ देखने लगता है। गिरीश उसके बात को समझकर अपना सर हिलाते हुए, आज ही मैं इसके इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे जितने भी स्पाई हैं उन्हें भेज देता हूं। पर एक बात पता चली है, नियर को 2 बार रंधावा एंटरप्राइजेज में देखा गया है,
और उनके ही आते हैं सारे वर्कर्स को छुट्टी दी जाती थी, तो किसी को भी पता नहीं था कि अंदर क्या होता है। कहते कहते वह रुक जाता है, क्योंकि मेरे उसके चेहरे पर साफ साफ कुछ झिझक दिख रही थी, जिसे सत्या नोटिस कर लेता है। सत्या ये सुनकर अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर उसे बोलने का इशारा कर देता है। तो गिरीश गहरी सांस लेकर पता लगा है कि रंधावा इंटरप्राइजेज में कुछ इलीगल एक्टिविटी होती है, पर यह सिर्फ है सीनियर्स को ही पता है, जो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं। इसी वजह से अब तक रंधावा इंटरप्राइजेज के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। यहां तक कि वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं वो एक स्लेव और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बंधे रहते हैं, जिसमें साफ साफ मेंशन किया होता है कि कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर गई तो उनकी पूरी फैमिली को 300 करोड़ पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये सुनकर सत्या एक गहरी सांस लेता है। वो अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर कुछ सोचते हुए गिरीश को देखकर, कोई ऐसा है जो रंधावा एंटरप्राइजेज में काम कर सकता है? गिरीश ये सुनकर कुछ सोचते हुए, एक है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है, पर उसकी उम्र कुछ 17 है। हमें उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं, वो हर एक डिटेल हमें लाकर दे सकता है उसे कंपनी की। सत्या ये सुनकर कर हिलाते हुए, उसे सब कुछ सिखाओ जो उसे नहीं आता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर उसे हर एक चीज के बारे में सिखाओ। रंधावा इंटरप्राइजेज में डॉक्यूमेंट भी अलग होते हैं, लैंग्वेज आनी चाहिए उसे। वो हर एक चीज के बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए, जो वी पर चाहिए सबके लिए वो बेस्ट साबित हो, और खुद रंधावा इंटरप्राइजेज पर सीओ उसे पर भरोसा करना चाहिए। कहते कहते सत्या शांत हो जाता है। वही सत्या की बात पर गिरीश अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वहीं सत्य सिगरेट के कश लेने लगता है, तभी वो कुछ सोचकर किसी को कॉल लगा लेता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो सत्या अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, प्रिंसेस। सामने से कियारा जो सोफे पर बैठी हुई थी, वो सत्या की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए, हेलो, अब कैसी हो? पेट तो नहीं दर्द कर रहा है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं या आ जाओ तुम्हारी मदद करने के लिए? कहते कहते उसकी आवाज में एक केयरिंग और शरारत दोनों ही थी। वही उसकी लास्ट वाली लाइन को सुनकर कियारा चेहरा लाल हो जाता है। वह अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक हूं। मैंने कहा था ना सिर्फ 2 घंटे ही दर्द करता है, अब मैं ठीक हूं। कहते कहते शांत हो जाती है कियारा। वही सत्या भी वहां से पूरी तरह से शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। दोनों तरफ शांति ही शांति हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन रहे थे। तभी कियारा इस शांति को चीरते हुए अपनी मासूम भरी आवाज में, क्या आपको कुछ काम था? सत्या इस पर अपना सर ना हिलाते हुए अपने प्यार भरी आवाज में, बिल्कुल भी नहीं। वैसे आजकल तुम्हारी इस आवाज में भी कुछ छुपा छुपा सा महसूस होने लगा है प्रिंसेस। कहते कहते वो मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा एक पल के लिए तो अपनी जगह पर ही ब्लैक हो जाती है। वो बड़ी मासूमियत से कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे भी मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ? आपको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। सब कुछ पता होकर भी हकीकत में कुछ भी नहीं पता होता है प्रिंसेस। तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारा ड्रेस आ गया होगा, उसे चेक कर लेना और प्रिंस तुम्हें लेने आ जाएगा। मिलते हैं शाम को। कहते हुए वो कॉल कट कर देता है। वही उसे कैसे कॉल कट करने से कियारा ऐसे ही बैठी हुई थी। वो अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी की तरह बढ़ने लगती है। बालकन में आकर सामने का नजारा देखते हुए अपने गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़े उदास से भरी आवाज में, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और अनजान होने का नाटक कर रहा है, पर इसे मेरे बारे में कैसे पता होगा? वैसे भी मैं इसे जानती तक नहीं। बस मुझे इस काम के लिए आई हूं, वह पूरा हो जाने दो, उसके बाद मैं इसे छोड़कर यहां से चली जाऊंगी। कहते कहते वो सामने का नजारा देखने लगती है। वही वो कह तो रही थी, पर उसकी बातों में एक उदासी के साथ कुछ था जिससे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। पर फिर भी वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए अपनी नीली आंखें के सामने देखने लगते हैं। वैसे ही सामने देख रही थी कि तभी डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं और गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने 2 फीमेल सर्वेंट थी। एक के हाथों में एक बड़ा सा गाउन था जो प्लास्टिक बैग से कर किया गया था, और दूसरे फीमेल सर्वेंट के हाथों में 2 बैग्स थे। वह अपना सर हिलाकर उन्हें अंदर आने का इशारा कर देती है। वो फीमेल सर्वेंट ड्रेस और वो बैग बेड पर रखकर अपना सर झुकने लगते और फिर वहां से चली जाती है।
वही यह सब देखकर कियारा एक गहरी सांस लेते हैं। वो कुछ सोचकर पीहू को कॉल करती है। सामने से पीहू कॉल अटेंड करती है तो कियारा गहरी सांस लेकर, तुम्हें कोई पार्टनर मिल गया क्या? पीहू अपना कर हिलाते हुए मुस्कुरा कर, मुझे तो मिल गया, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है पीहू, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। मैं तुम्हें शाम को मिल जाऊंगी 7 बजे गेट पर। कहते कहते वो शांत हो जाती है और वही पीहू हैरानी भरी से, कौन तुम्हारा पार्टनर है? क्या तुम उसे अजीब से लड़के के साथ? कियारा उसकी बात बीच में काटते हुए अपना सरना में हिलाकर मुस्कुराते हुए, नहीं, वो नहीं है, दूसरा है। जब आ जाऊंगी तब तुम खुद उससे मिल लेना। पीहू इस पर अपना सर हिलाते हुए, ठीक है तो फिर हम मिलते हैं शाम को। इस पर कियारा अपना सर हिलाकर कॉल कट कर देती है और घड़ी में देखते हैं तो वहां पर 2 बज चुके थे, जिसे देखकर वह अपना सर हिलाकर वही नीचे की ओर चली जाती है। जब वह नीचे जा रही थी तभी सीढ़ियों पर उसे पवित्र मिलती है। वो उसे देखकर इग्नोर करके वहां से जाने ही वाले थे कि पवित्र कियारा की तरफ देखकर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बहू रानी, क्या है ना, ये खुशी कुछ वक्त के लिए है। सत्या को तुम अच्छी तरह से जानती नहीं हो, अगर जानती होती तो शायद से तुम उसे शादी नहीं करती। ये सुनकर कियारा पवित्र की तरफ हैरानी से देखने लगती है तो पवित्र मुस्कुराते हुए, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, इस घर में आई हूं ना तो तुम्हें धीरे धीरे घर के बारे में पता चलेगा। पर इतना याद रखना, ये घर जितना तुम्हें खूबसूरत दिख रहा है ना, उससे कहीं गुना यहाँ पर राज दफन है। और यहाँ के लोगों के चेहरे बहुत खतरनाक है जो दिखाती नहीं है। मासूम हो पर बेवकूफ मत बना। कहते हुए वहां से जाने वाले थे कियारा पवित्र की तरफ देखकर, इतना तो मैं जानती हूं कि यहाँ पर एक के चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा हुआ है और इनमें से आप भी हैं। मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर जरूरत पड़ी तो आपको जरूर याद करूंगी। वैसे भी हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होने वाला है सासू जी। कहते हुए उसकी तरफ बढ़कर उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए, जरूर मैं मासूम हूं पर बेवकूफ नहीं, और लोगों को पहचाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही पवित्र कियारा को देखकर लगा ही था, ये सीधी तो बिल्कुल भी नहीं है। मासूम चेहरा और शैतान दिमाग, बिल्कुल सत्या ने सोच समझकर ही इसे लाया होगा। कहते हुए पवित्र वहां से चले जाते हैं। उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है, वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है और वहां से वो चली जाती है। वही की कियारा में बैठकर कुछ सोचने लगते, कुछ चारों तरफ देखते हुए खुद से ही, लगता है मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक राणा परिवार की हिस्ट्री तो जानी चाहिए मुझे। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। और मेरी सांस चेहरे से ही पता चल रहा है कि उसे मौका मिले और मुझे यहाँ से बाहर भेजें। जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं। कहते कहते वो अपना सर हिला देती है और वहां से गार्डन की तरफ बढ़ने लगते हैं। कहते हुए उसकी तरफ बढ़कर उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए, जरूर मैं मासूम हूं पर बेवकूफ नहीं, और लोगों को पहचाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही पवित्र कियारा को देखकर लगा ही था, ये सीधी तो बिल्कुल भी नहीं है। मासूम चेहरा और शैतान दिमाग, बिल्कुल सत्या ने सोच समझकर ही इसे लाया होगा। कहते हुए पवित्र वहां से चले जाते हैं। उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है, वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है और वहां से वो चली जाती है। वही की कियारा में बैठकर कुछ सोचने लगते, कुछ चारों तरफ देखते हुए खुद से ही, लगता है मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक राणा परिवार की हिस्ट्री तो जानी चाहिए मुझे। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। और मेरी सांस चेहरे से ही पता चल रहा है कि उसे मौका मिले और मुझे यहाँ से बाहर भेजें। जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं। कहते कहते वो अपना सर हिला देती है और वहां से गार्डन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो गार्डन में आती है तो हर तरफ उसे फूल दिखाने लगते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसका चेहरा खिल जाता है और वही झूले पर बैठकर वो सामने फूलों को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में लंच टाइम में चेरी वैराग्य के पास आ जाते हैं, जिससे वैराग्य के दोनों दोस्त चेहरे को देखने लगते हैं। तो चेरी वैराग्य के सामने कुछ नोट्स आगे करके, ये कुछ नोट्स है, इन्हें पढ़ लेना और कल से हम तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर देंगे। ये सुनकर वैराग्य मुस्कुराते हुए, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? इस पर चेरी अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, अच्छा तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं क्लास के टॉपर हूँ। तो कैसे कुछ भूल सकती हूँ? तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं।
कहते कहते वो उसे बातें काम ताने ज्यादा करने लगती है। वही उसके बात सुनकर वैराग्य उसके सामने एक मैथ्स का क्वेश्चन आगे करके, यह मुझे सॉल्व करके दिखाओ तो मानो तुम क्लास के टॉपर हो। चेरी इस पर अपना सर हिला देती है। वो उसे क्वेश्चन को देखकर अपने मन में, अच्छा हुआ उसे दिन मैंने उसे पागल के सीखने पर ध्यान दिया, अगर नहीं दिया होता ना तो पक्का आज मैं इसके हाथों बेइज्जत हो ही जाती। चलो कुछ तो काम का निकला मेरा पागल। मन ही मन प्रिंस की तारीफ करते करते वह वैराग्य के साइड में बैठ जाती है, जिससे पीयूष प्रियांश दोनों ही चेरी के लिए जगह दे देते हैं। वही चेरी बिना देर किए वैराग्य को आंसर बताने लगते हैं। वो से सीख रही थी, जिसे सुनकर तीनों ही हैरान हो जाते हैं। वही वैराग्य की नज़र तो चेरी के गर्दन पर थी। उसके गर्दन को गोद से देखा है जैसे कुछ ढूंढ रहा हूं। वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसकी गर्दन को गौर से देख रहा था। वही चेरी उसे सब कुछ पढ़ने के बाद उसकी तरफ देखती है, जिससे वैराग्य झेप जाता है और अपनी नज़र इधर उधर करके अपना सर हिलने लगता है। वही चेरी उसके सामने नोटबुक आगे करके, समझ में आ गया होगा तुम्हें, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत है। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कहते हुए वहां से चली जाती है। वही उसकी बात को सुनकर पीयूष प्रियांश की तरफ देखकर, क्या बात है, आज मेरे भाई को किसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका मुंह भी बंद कर दिया, और मेरा भाई तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, मानना पड़ेगा। कहते हुए वो अपनी नजरें तिरछी करके वैराग्य की तरफ देखने लगता है, जो मैथ्स के क्वेश्चन को दे रहा था, जो चेरी में अभी अभी सॉल्व किया था। उसे ऐसे देखकर प्रियांश उसके कंधे को हिलाकर, क्या हुआ, किस सोच में है? वैसे भी वो पहले से ही बुकिंग है, देख तो लिया होगा तूने उसके बॉयफ्रेंड को, ऐसा लग रहा बहुत ज्यादा खड़ूस है, तेरे टक्कर का होगा। कहते रहते वो बर्गर खाने लगता है। वही उसके बात को सुनकर वैराग्य गहरी सांस लेकर, मैंने इस बारे में कोई बात की, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को देख रहा हूं, जो उसने बिल्कुल सही तरह से सॉल्व किया है। पीयूष कुछ सोचते हुए वैराग्य की तरफ देखकर, तू तो स्टडी में बहुत अच्छा है, फिर तेरे इतने कम मार्क्स और यह सब क्यों? वैराग्य एक गहरी सांस लेकर, अंडरस्को मुझे लगा था कि यह मार्क्स देखकर मेरा बाप मुझे स्टडी छोड़ने के लिए बोलेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। पीयूष हंसते हुए, मतलब तू अपने बाप की ही नजरों में एक बैड बॉय की इमेज क्रिएट कर रहा है, पर ऐसा क्यों कर रहा है? जहां तक मैं जानता हूं तेरे घर में सब कुछ सही है, तो फिर ये सब? कहते कहते वो उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगता है, तो वैराग्य एक गहरी सांस लेकर सामने चेरी को देखा है, जो पिज्जा खा रही थी। उसे देखकर वह गहरी सांस लेते हुए बर्गर खाने लगता है, और वही उसको ऐसे शांत देखकर पीयूष और प्रियांश दोनों ही हैरान हो जाते हैं, पर वह दोनों ही अपना सर हिलाकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही चेरी अपना पिज्जा खा रही थी, तभी आशु उसकी तरफ देखकर, अब तू सबकी नजरों में आने वाली है, मैडम सभी की नजर तेरे पर है। ये सुनकर चेरी बेफिक्रे के साथ, तो इसमें मैं क्या करूं? आशु बर्गर खाते हुए, बस संभाल कर रहना, क्या है ना, वैराग्य इस कॉलेज का क्रश भी है, बहुत सारी लड़कियां उसे पर मरती है, और तो उसके इतने नजदीक है। ये सुनकर चेरी मुंह बनाते हुए, मैं उसके नजदीक हूं, कुछ भी मत बोल, ये सिर्फ स्टडी के लिए है, मुझे वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर आशु हैरानी के साथ, पर क्यों, हैंडसम दिखता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, यहां तक कि अगर तू उसके गर्लफ्रेंड बनेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं दिखेगा। चेरी इस पर एक गहरी सांस लेकर, वैसे भी कोई मुझ पर नजर उठाकर देखा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की जरूरत है, पहले से ही मेरी जिंदगी में कम परेशानी है, जो मैं और परेशानी अपनी जिंदगी में लूं। कहते हुए वो एक गहरी सांस लेती है। वही उसकी बात को सुनकर आशु अपना सर हिलाते हुए, तुझे तो कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट ही नहीं आया है, समझ नहीं आ रहा है तेरा इंटरेस्ट किसने गया है। यहाँ पर हम जैसी लड़कियां हैं जो नए नए लड़के को देखकर उनके साथ फ्लर्ट करती हैं, और एक तू है जिनके पास कुछ लड़के आते हैं पर उन्हें ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो तेरी जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है। वही उसकी बात पर चेरी अपनी जगह से खड़े होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए, मेरी जिंदगी में पहले से ही परेशानी कम है, जो मैं और खुद के हाथों से ले लूं, वैसे भी मेरी जिंदगी में मुझे पता है क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता इस बीच में किसी लड़के के साथ कोई रिलेशन में आ सकती हूं। कहते हुए वहां से चली जाती है, पर उसकी बात वैराग्य सुन लेता है। ये सुनकर वो हैरानी से उसे देखने लगता है। वो चेरी को जाते हुए देख रहा था, फिर वो सोचकर अपना सर हिलाकर वहीं पर चेरी ने दिए गए नोटिस को देखने लगता है।
वही शाम का वक्त हो जाता है। चेरी हमेशा की तरह प्रिंस का इंतजार करने में लग जाती है। तभी वहां पर आ जाता है वैराग्य। वो चेहरे को देखकर वहां से जाने ही वाला था। वह कुछ सोचते हुए, तुमने कहा कि तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या वो लड़का जो आता है वो तुम्हारा भाई है? वैराग्य का ऐसा अजब सा सवाल सुनकर चेरी ना समझे। मैं उसे देखकर, मैं कुछ समझ नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने अपने दोस्त को तो बताया कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं है, पर जो लड़का तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सोचा नहीं था कि तुम अपने दोस्त से झूठ बोलती होगी। कहते हो गए वो उधर से अपना सर हिला देता है, तो चेरी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरते हुए, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? हम तुम्हें अगर कुछ पता नहीं है ना तो तुम्हें बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने को मैंने नहीं कहा है, और ना ही तुम्हारा कोई राइट है जो तुम मेरी लाइफ के बारे में बोलो। हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टडी से ही कनेक्शन है, वही तक अच्छा है। कहते हैं वो उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है। प्रिंस की बाइक को देखकर वैराग्य अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाल देता है। तभी वहां पर उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। वही चेरी वैराग्य को पूरी तरह से इग्नोर करके प्रिंस के पीछे बैठ जाती है। वही प्रिंस चेहरे को ऐसे देखकर समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। वो सामने वैराग्य को देखा है, जो इसको ही देख रहा था। ये देखकर वो कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है। वहीं उन दोनों को जाते हुए देखकर पीयूष वैराग्य के कंधे पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है कि तुझे उसे लड़की में इंटरेस्ट है या उसकी डिटेल जानने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जहां तक मैं तुझे जानता हूं तो खुद से कभी किसी लड़की के पास नहीं गया है। वैराग्य पीयूष के हाथ को देखा है और फिर उसे देखा है, जिससे पीयूष अपना हाथ उससे दूर कर देता है। वैराग्य गहरी सांस लेकर, तो यह न जाने वही तेरे लिए बेहतर है, कहते हुए वो वहां से चला जाता है। वही उसे ऐसे देखकर पीयूष और प्रियांश दोनों ही सर हिला देते हैं। वैराग्य जब अपनी बाइक पर बैठता है तो किसी का कॉल आ जाता है। सामने वाले का कॉल अटेंड करके वो अपनी ठंडी आवाज में जिस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहां तक इंफॉर्मेशन निकाल, ये सुन वह कर सामने वाला एक गहरी सांस लेकर, अभी तक बॉस कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कौन है। हमारे जितने भी आदमी हैं उन सभी को काम पर लगा दिया है। नो एक्सीएसीज, आई वॉन्ट रिजल्ट, कहते हुए वैराग्य कॉल कट कर देता है। वो मोबाइल में देखकर गहरी सांस लेता है और अपने पेन के पॉकेट से एक पैकेट को निकलता है। उसमें एक बाल था, उसे देखकर वो गहरी सांस लेकर, अगर तुम वही निकली तो तुम्हें वापस लाने के लिए मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। कहते कहते वैराग्य के चेहरे पर एक गुस्सा, नफरत, दर्द सब कुछ दिख रहा था। वह गहरी सांस लेकर उसे पैकेट को अपनी जेब में डालकर बिना देर किया वहां से चला जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।